नमस्ते। तक देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ चुके हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और दूसरे तरफ ग्राउंड पर गर्मी चुनावी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज हम न्यूज रूम में अपने पत्रकारों से चर्चा ये करेंगे कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है वो सही है या नहीं है, इसके पीछे की क्या कोई पॉलिटिक्स है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रही है जो उस पर आरोप है, या वाकई में विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि मतदाता सूची में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली है उसे ठीक करने की एक ईमानदार कोशिश है। तो कई सारे हमारे साथी मौजूद हैं। नीरज जी, स्वागत है। क्या राय है आपकी इस पर? नहीं, मेरी तो राय सीधी है कि ये एक आम आदमी के लोकतांत्रिक अधिकारों को बेतुके नियमों के जरिए छीनने की प्रक्रिया है। सीधा सीधा इसकी टाइमिंग जो है वो शक पैदा करती है। अभी जैसा आपने कहा ऋषि की एक स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन वोटिंग लिस्ट का करवाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये तो चूंकि न्यूज़ रूम है, यहाँ शायद लोगों को पता होगा, लेकिन सड़क पे आप निकलेंगे तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि पिछले साल जून से लेके इस साल के जनवरी तक बिहार की वोटिंग लिस्ट का एक रिवीजन हो चुका है। वो एक प्रॉपर रिवीजन हुआ है। 7 जनवरी को जून से लेकर जनवरी तक घर घर जाकर हर वोटर की वैधता को नापा गया है, उसकी पहचान की गई है और 7 जनवरी को एक वोटिंग लिस्ट जारी की है चुनाव आयोग ने। जो हम आज कह रहे हैं कि 7 करोड़ 80 लाख वोटर बिहार में हैं, ये उसी वोटिंग लिस्ट का आंकड़ा है। ये कोई 5 साल पुराने चुनाव का आंकड़ा नहीं है। इस साल 7 जनवरी को चुनाव आयोग ने ये तय किया कि सब कुछ जानने के बाद मूलतः क्या होता है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके नाम हटा दिए जाएं, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनके नाम जोड़ दिए जाएं, या फिर कुछ लोग जो जिन्होंने पते बदल लिए हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वोट जो होता है कि मैं पटना में रहता था और अब मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मैं दरभंगा चला गया, मेरा वोट पटना में भी था, मैंने दरभंगा में भी वोट बनवा लिया, तो उस तरह की चीज़ों का। लेकिन इस पर तो देखिए कानूनी अधिकार तो देता है ना, कानून ने ही अधिकार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा करा सकता है, तो अपने वैध लेजिटिमेट राइट्स जो हैं उसके तहत ये करवा रहा है। इसमें क्या परेशानी है? इसमें परेशानी है जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ये इनडायरेक्टली आपकी नागरिकता की पहचान की जा रही है। चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं इसका सर्टिफिकेट आपको दे। चुनाव आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ वोट करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम ये प्रक्रिया नहीं रोक रहे हैं वोटिंग लिस्ट की रिवीजन की, लेकिन गृह मंत्रालय का काम है आप नागरिक हैं कि नहीं देश के ये जानने के लिए। आपको जिस तरह के कागजात मांगे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा ना चलाया होता तो आपका आधार कार्ड पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, मैं कहता हूं कि जो लोग पिछले 15 साल पहले दिल्ली में आए होंगे उनकी सबसे बड़ी जंग रही होगी कि पहला अपना आधार बना लो, आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लो, अपनी हर चीज़ से लिंक करा लो। आपका आधार ऐसा लगता था कि अगर ये आधार नहीं हुआ तो मैं इस देश में निराधार हो जाऊंगा। आज वो आधार मान्य ही नहीं है आपकी वोटिंग लिस्ट के लिए। ये वोटिंग, एक मिनट, ये इसी आधार के बल पे, एक पूरा वाक्य करने दीजिए, इसी आधार के दम पे आपने महाराष्ट्र में 39 लाख 40 लाख वोटर जोड़े थे पिछले साल। देश का कानून क्या कहता है पहले ये समझिए कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये आपका जात, मतलब यहाँ आप नेशनैलिटी का प्रमाण पत्र नहीं है। नेशनैलिटी का प्रमाण पत्र है पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके माता पिता का जो कागज़ हैं, उनके पास जो भी कागज़ हैं, आप उनके पुत्र हो या उनकी बेटी हो, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपकी नेशनैलिटी के प्रूफ होता है। और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपकी नेशनैलिटी का प्रूफ नहीं है। ठीक है। अब आते हैं आपकी बात पर कि ये चुनाव आयोग सही कर रहा है गलत। चुनाव आयोग का जो ड्राइव चल रहा है SIR, ये बिल्कुल ठीक ड्राइव है। चुनाव आयोग का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए वोटर की। कोई बोकस वोट रोकना बड़ा काम है। बाहर के लोग, पड़ोसी राज्यों के लोग भारत में आ चुके हैं, बिहार में आ चुके हैं और वो वोटर ID कार्ड बना के वोट करने जा रहे हैं। क्या उनका वोट देने का अधिकार है? क्या नेपाल का नागरिक या बांग्लादेश का नागरिक भारत में आके या किसी राज्य में आके वोट कर सकता है? अब बात आती है कि जो ड्राइव जो चल रहा है, ये ड्राइव अभी बिहार से शुरू हुआ है। अब हाहाकार इसलिए मच रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है अगले 4 महीने के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा हाहाकार, विपक्ष हाहाकार मचा रहा है। चुनाव से पहले ही ये
विपक्षीय वो बहानेबाजी कर रहा है कि किस तरीके से हम माहौल बना लें अभी से, जो मेन मुद्दे हैं वहाँ से कैसे भटका जाए, इस तरीके से नहीं देखिए, एक बात मैं भी कहता हूं, जो आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बात कही ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि चुनाव आयोग का कार्य संवैधानिक दायरे में है, इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है, सिर्फ उसने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया था। लेकिन यह भी कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण ईसीआई का संवैधानिक कर्तव्य है। यह एसआईआर के पक्ष में एक बड़ी बात कही गई। और इससे पहले मैं बता दूं, जो 2003 में हुआ था वो भी एक ही महीने में पूरा किया गया था, उसको भी एक महीने के अंदर पूरा कर लिया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट जो कौन सा 2003 में जो हुआ था 2 साल में पूरा हुआ है। नहीं, जो 2003 में 2 साल में हुआ था वो एक ही महीने। लेकिन नीरज जी, सुप्रीम कोर्ट डेढ़ साल से 2 साल का अभी वक्त लगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया है, पहली बात। दूसरी बात की जो टाइमिंग का सवाल लेकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR को रोक भी नहीं लगाई एक है, मिनट, ये जारी रहेगा। SIR क्यों गलत हो रहा है, ये बेसिक 2 बुनियादी चीजें समझ लीजिए। लोकतंत्र की बुनियाद समझ लीजिए और जस्टिस की बुनियाद समझ लीजिए। लोकतंत्र की बुनियाद, एक विचारक है जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहता है कि 100 चलहाक के चक्कर में अगर एक पागल की आवाज भी दब रही है तो हम नहीं दबने देंगे, क्योंकि उसको बोलने का अधिकार है, और उसकी बात में अगर एक बात का सत्य हो गया तो उससे समाज उस सत्य से वंचित हो जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, अगर आपकी इस ड्राइव में एक भी जेन्युइन व्यक्ति का नाम कट गया तो वो तो वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएगा। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि चुनाव से पहले वो रेक्टिफाई कर ले। दूसरा, न्याय का सिद्धांत ये बताता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आपने ड्राइव में इतना कम वक्त दिया है कि इसमें पता चल रहा है कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो यहाँ से जाएंगे नौकरी छोड़ के आपके ड्राइव में शामिल होने। वहाँ बाढ़ आई हुई है, गरीब अपना घर बचाएगा कि आके अपना मतदाता प्रमाण पत्र चेक करवाएगा। आपको टाइमिंग देखनी चाहिए, ये बताना चाहिए लोगों को कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने जा रहे हैं, न कि लोगों को मतलब आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनके वोटिंग राइट को। सबसे बड़ा यही 2 सवाल। देखो, अभी तक जो आपने सवाल उठाए कि लोग नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको जो अभी ताज़ा आंकड़ा जो है 80% के आसपास लोगों ने, जितने वोटर हैं वो सब अपने कागज जमा करा चुके हैं। तो इतनी दिक्कतें, जितनी लोग विपक्ष हंगामा मचा रहे हैं, इतनी दिक्कत आ नहीं रही है। और जो लोकल बीएलओ बिहार में ना, बिहार में 60% से ऊपर वोटिंग नहीं होती है, और अपने दस्तावेज लेके 15 दिन के अंदर 80% लोग चुनाव आयोग के पास। और ये सारे आंकड़े सोशल के हवाले से वोटिंग का होना, दो चीजें। वोटिंग नहीं होती है। प्रवासी वाला जवाब लेंगे। अप्रवासी वाला भी मैं बता देता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो कैसे आएगा, तो उसके लिए एसआईआर में एक प्रोविजन किया गया है जिसमें आपको डिजिटल अपलोड की व्यवस्था की गई। इस पे आप कह सकते हैं कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी कैसे होगा, क्या वो करेगा या नहीं करेगा। बिहार में गया बुआई करने, वो जलंधर में खेत में बुआई कर रहा है, वो जाके अपने मोबाइल फोन पे डिजिटल अपना डाटा भरेगा। नहीं, ये भी तो होगा ना, नहीं, जो बुआई कर रहा है उसके आसपास के लोग इतने जागरूक जरूर होंगे कि किसी लिंक को क्लिक करके वो खुलवा देंगे। ऐसे भी तो होता है कि फॉर्म भरने वाला आदमी खुद नहीं भरता, वो साइबर कैफे जाके भी भरवाता है, वो भरवा लेगा फॉर्म। इस पे मैं क्लैरिटी दे देता हूं। जो हर क्षेत्र में बीएलओ होते हैं, पार्टी के भी होते हैं, चुनाव आयोग के भी होते, पार्टियों ने भी बना रखे होते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से भी वो अपॉइंट होते हैं बीएलओ। उनका काम क्या होता है, बीएलओ जो चुनाव आने से पहले वो पूरी वोटर लिस्ट चेक करता है। पूरी बात सुनो तो सही, पूरी बात सुनिए। ये ड्राइव, इस ड्राइव में भी बीएलओ का काम है। बीएलओ क्या करेगा, मान लीजिए कोई किसी परिवार का एक व्यक्ति भुवनेश्वर में काम कर रहा है, तो वो उस परिवार के पास जाके उसको ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएगा, उसका काम है वो। पार्टी का पार्टियों के जितने भी लोग हैं वो अपने दे रहा है, ये आरोप लगाकर कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। आप किस बीएलओ की बात कर रहे हैं? मैं बीएलओ के, मैं पार्टियों के बीएलओ की बात कर रहा हूँ। आप देखो डेटा, देखो बीएलओ कितने परसेंट, 600% जो सीपीआई के बीएलओ बने हैं। आप डेटा देखो ना, 4 दिन पहले ट्वीट है ये। आप बीएलओ पर जो एलिगेशन लग रहा है वो तो सुनिए एक बार। सरकार नहीं, पार्टियों के भी बीएलओ होते हैं, पार्टियों के भी बीएलओ होते हैं, वो वॉलंटियर, वो सब लगे हुए हैं अपने काम पे। हर पार्टी का वोटर, हर पार्टी अपने वोटर को साधने के लिए उसके लिए लगी हुई है। ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना है, उनके कागज जमा कराने हैं, सब चीजों में लगे हुए हैं। पर खड़ा है सवाल, चुनाव आयोग के पूरे इस कवायद पर खड़ा है, तो बीएलओ पर किसे भरोसा होगा? नहीं, बीएलओ पे भरोसा है पूरा। नहीं, पार्टियों के बीएलओ का भी चुनाव आयोग है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक बीएलओ को आप बीएलओ कागज जमा कराएगा ना, वो
है कि ये इमारत पक्की है कि कच्ची है, बिल्कुल गिरेगी कि पक्की नहीं इमारत है। गिरेगी। चुनाव आयोग हमारी बिल्कुल दलील सही कर ये रहा है कि है। अवैध फ्री एंड जमीन पे फेयर इमारत इलेक्शन बनी चाहिए, हमारी फ्री एंड दलील फेयर। ये है कि अवैध जमीन पे इमारत जमीन बनी तो है, अवैध है, पक्की तो कच्ची, सुप्रीम कोर्ट पक्की ने कह कच्ची, दिया, पक्की जमीन नहीं पक्की नहीं कच्ची नहीं, नहीं, प्रोसेस- फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए, बोकस वोटिंग एक एक रुकनी करके चाहिए, एक एक करके डुप्लीकेसी एक ऑफ एक वोटिंग करके रुकनी एक एक चाहिए। करके अच्छा ठीक है एक एक क्या किया 6 करके महीने अच्छा में? एक एक करके मैं ये कह रहा हूं इसमें कुछ नीरज जी बहुत फेयर पॉइंट्स हैं जिसको हमको काउंट करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट को पहले लीजिए। नहीं वो ठीक है और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ईसीआई के पास उसको लिजिटिमेट ये राइट है कानूनी संवैधानिक उसके पास ये दायरा है कि वो ये करवा सकता है इस पर मैं जवाब देता हूं। उसके आप इंटेंशंस पर सवाल कर रहे हैं मैं कि जवाब आपकी देता हूं। नीयत खराब मैं है उसके एक संवैधानिक सेकंड दायित्व पर बताता मैं ये हूं। कह रहा हूं कि नीयत पर सवाल शुरुआत के साथ ही आप नहीं कर सकते ना पूरा प्रोसेस पूरा हो जाने दीजिए उसके बाद आप ये कहेंगे इसके अलावा एक और बात में जो आपको एक अगस्त से 1 सितंबर तक- हाँ मौका है उसके बाद मैं एक और इसमें मेरा एक सवाल है जो बार बार विपक्ष कहता आया कि महाराष्ट्र में जी 40 लाख वोटर अचानक से बढ़ गए इतने वोटर यहां से यहां शिफ्ट हो गए एक एक घर में 60-60 वोटर जो इस तरह के स्कैम अगर इस नियत को दुरुस्त करने के लिए जब ईसीआई ने ये पहल कर दिया कि चलो भाई चेक कर लेते हैं ये जो आरोप लगा रहे हो आप चलो हम चेक कर लेते हैं अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई वोट कट जाएगा तो क्या नहीं, नहीं, क्या मैं क्या इसका जवाब दे दूं मैं इसका जवाब दे दूं कि विपक्ष एक आरोप लगा रहा था कि इस सड़क पे गुंडागर्दी बहुत होती है रात दिन जो है राहगीर लूटते हैं प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार ने क्या इलाज निकाला रोड बंद कर दी अरे सरकार को गुंडे पकड़ने चाहिए थे पेट्रोलिंग है ना ये तो सरकार को गुंडे पकड़ने चाहिए सरकार ने रोड बंद कर दी पेट्रोलिंग है नहीं इस पूरे मामले में जो गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि बहुत से ऐसे फर्जी वोटर्स पकड़ाए हैं उसको लेके सवाल ये भी उठता है कि आखिर उन फर्जी वोटर्स का जो डेटा है उसको गवर्नमेंट जो है वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही ये एक पॉइंट है बीएलओ को लेके जो आपने बात बोली और जो जिस प्रक्रिया से दस्तावेजों को मांगा जा रहा है दस्तावेजों को लेके भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जिसको चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग को क्लियर करना चाहिए क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है दस्तावेज क्या लगने हैं कैसे लगने हैं उन चीज़ों को लेके क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से भी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रक्रिया के ऊपर सवाल विपक्ष उठा रही है वो अपनी जगह ठीक है लेकिन फेयर इलेक्शन हो जो सही वोटर है वो वोट करे अगर ये मंशा इलेक्शन कमीशन की है और इस पर वो काम कर रही है तो उस ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे प्रोसेस को करना और वो ट्रांसपेरेंसी हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी चुनाव आयोग ये तो तय कर नहीं पा रहा है कि उसे विज्ञापन में क्या लिखना है अपने नोटिफिकेशन में क्या बताना है जब आपको इतनी क्लियरिटी अपनी प्रक्रिया में नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि आधार तो पहले से था तो भाई उसको क्लियरिटी से बताना चाहिए ना वोटर को कि आधार को आप दिखा दो बात ठीक हो जाएगी आधार एक दस्तावेज की तरह जमा कर दो बात सही हो जाएगी इतना हंगामा ही नहीं बरपता दूसरी बात चुनाव आयोग की मंशा जो आप बार बार इंद्र मोहन जी सुप्रीम कोर्ट की वैधता का सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे वैध करार दिया अभी तो 28 जुलाई को सुनवाई होगी अभी विपक्ष ये कह रहा है अभिषेक मनु सिंघवी जो कि पार्टी हैं वकील हैं वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी किस लिए है भाई आप अपनी प्रक्रिया को चुनाव सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले खत्म क्यों करना चाहते हैं आप इंतजार करिए कि सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या कह रहा है दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पर रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट ने तो संविधान को फॉलो किया ना उसने चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है उससे अधिकार लेकिन सर लेकिन एक नियम कायदा कानून के तहत आप करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अलाउ किया कि हम इस पर रोक नहीं लगाते हैं लेकिन आप विचार करिए आप सोचिए कि वो बिटवीन द लाइंस क्या चुनाव आयोग को कह रहा है कह रहा है कि आप आधार को कंसीडर करिए सुप्रीम कोर्ट बताएगा चुनाव आयोग तब चुनाव आयोग कंसीडर करेगा आधार को आधार को अगर भारत सरकार एक दस्तावेज 19 पन्ने का जो फॉर्म है मैं आपको बता दूं उस 19 पन्ने के फॉर्म में 16वें पन्ने पर आधार और एपिक नंबर का कॉलम था को तब पता चलती है जब ये कॉलम था और जब बीएलओ इसको भरवा रहे थे जब बीएलओ इसको भरवा रहे थे तब पता चलती है नहीं बीएलओ जब भरवा रहे थे तब उस पे भी वो ले रहे थे और चुनाव आयोग जब कोई ड्राइव चला रहा है जब तक उसका कोई फाइनल आउटपुट नहीं आता हम सवाल ही तो उठा रहे हैं ना सिर्फ लेकिन आउटपुट आने तो दीजिए उसमें से क्या कटा नहीं कटा ये पहले ही हम कह दे रहे हैं कि कट जाएगा किसका कट जाएगा ना 80% लोगों का हो गया 80% वोट तो चलिए तो डाटा की 20% और हो जाएगा डेटा जारी होगा उस दिन हम बात करेंगे क्योंकि डाटा कोई नामों जैसा आकांक्षा ने कहा कोई डाटा जारी नहीं हुआ है उसका और मैं ये बता दूं कि देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसका अधिकार है वो कर सकता है बहुत हल्की बात है सुप्रीम कोर्ट की ना तो पूरी हियरिंग हमने सुनी है और ना ही पूरी डिटेलिंग देखी है सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग को लेकर तो कुछ कहा नहीं है हो सकता है अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है लेकिन ये टाइमिंग जो है वो गलत है मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको आम जिंदगी का मेरे पास इस दफ्तर का आई कार्ड है मेरे पास इस दफ्तर का आई कार्ड है यानी कि मुझे अधिकार है इस दफ्तर में आने का मैं यहाँ का मुलाजिम हूँ लेकिन रात को 9 बजे दफ्तर
कि मैं ड्यूटी खत्म हो जाती है, 10 बजे दफ्तर की लाइटें बंद हो जाती है, मैं रात को 12 बजे दफ्तर में एंटर कर रहा हूं, ठीक है, मैं रात को दफ्तर में 12 बजे एंटर कर रहा हूं, आप मुझे इस नजरिए से देखेंगे कि नीरज को अधिकार है इस दफ्तर में आने का, या इस नजरिए से देखेंगे कि ये रात को 12 बजे जा क्यों रहा है? नहीं देखो, तो नहीं तो चुनाव मेरे पास अधिकार है, आई कार्ड है सर, पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि कुछ चोरी चपाटी करने को नहीं जा नहीं रहा। तो यही तो चुनाव आयोग यही तो चुनाव आयोग पे है। नहीं नहीं तो यही तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो एलिगेशन सही कर रहा है, वो चुनाव आयोग का काम है, वो करके पूरा देगा आपको। नहीं, अगर संदीप, चुनाव आयोग अपने काम संदीप, को पूरा ना कर मैं ये पाए, कह रहा हूं- ड्राइव को पूरा ना कर पाए, तब हम सवाल उठाएंगे उसकी। नहीं संदीप, मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर यही एलिगेशन लगाए थे ना कि आपने एक जगह इतने सारे वोटर आ गए, अचानक से बढ़ गए। अब उसको अगर वो चेक कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब कि जैसे मर्डर हो चुका है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें किस वजह से मर्डर हुआ है, क्या हुआ। मतलब आप ये देखिए कि जो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ, ये राहुल गांधी का सीधा एलिगेशन है। वो कह रहे हैं कि बिहार में भी चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और BLOs की जो बात अभी आप कर रहे थे, उन पर एलिगेशन लग रहे हैं कि धांधली कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, और उनके ऊपर पूरी की पूरी ये SIR जो है वो डिपेंड कर रही है। और वो कैसे कर रहे हैं? मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी दिखाई दे रही है? जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ती है, सब पार्टी का BLO होता है हर एरिया में। हर पार्टी को अधिकार है अपना BLO गठित करने का। अगर कोई किसी पार्टी का BLO गड़बड़ कर रहा है, दूसरी पार्टी का BLO जाके उसकी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, ये सारा काम वोटर लिस्ट का काम BLO देखते हैं। विपक्ष हर RJD अपना बनाए, JDU अपना बनाए, BJP अपना, कांग्रेस अपना, हर पार्टी अपना BLO वहां पे गठित कर रखा है। आप इतने कम समय में ये कवायद क्यों की जा रही है? बिहार में जब बाढ़ है तो ये कवायद क्यों की जा रही है? क्या अभी तक चुनाव से पहले ECI सो रहा था? उसे नहीं पता था 2003 की अगर आप वोटर लिस्ट को चेक कर रहे हैं तो अब तक आप सो रहे थे? चुनाव जब सर पर चढ़ के आ गया तो आप मतदाताओं को डरा रहे हैं। SSR हुआ है, जनवरी में SSR कंप्लीट हुआ है, 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ है। अचानक मई महीने में चुनाव आयोग को याद आया कि ये वो SSR कंप्लीट मैं आपके उदाहरण पे जरा जवाब दे देता हूं। आपने कहा आई कार्ड लेकर आप रात को 12 बजे आएंगे तो क्या मंशा पर कोई नहीं सवाल उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? क्यों मंशा पे सवाल उठाएगा? आपका ऑफिस है, आप वैध हैं, आप आइए काम करिए। जो वैध वोटर होंगे वो रहेंगे, वो वोट करेंगे। जो अवैध होंगे वो आप खबर करने के लिए आ रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि कोई दूसरा काम करने के लिए? कि हम मुद्दे पर लौटे, ऑफिस का आई कार्ड नहीं, अब मुद्दे पे मैं लौटता हूं। चुनाव आयोग यही कर रहा है, वो वैध वोटरों को रख रहा है, जो अवैध होंगे वो छांट दिए जाएंगे। और ये अभी तक तो डेटा अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के डेटा के आधार पर तो अगर मान के चल रहे हैं आपने क्या किया था कि 80% हम फिर से फिल्टर लगा रहे हैं, ये किस फिर तरह से का एक फिल्टर फिल्टर है लगाया भाई? जा रहा है, जनवरी एक और जांच कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आपके पास कागज है, आप कागज दिखा रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उस 6 महीने की कार्रवाई पे, कोई जवाबदेही है उसकी? देखिए, आप ही कह रहे हैं ना कि कोई भी अरे उस समय लोगों के निर्दोष नाम का कटे होंगे, लोगों के नाम जुड़े होंगे। देखिए, उस जो लिस्ट का क्या? भी 6 वोटर महीने पहले वैध क्या है आपकी लिस्ट फर्जी है उसका क्या? नाम नहीं कटना चाहिए। तो ये भी तो तर्क है ना कि जो अवैध है उनका नाम कट जाना आप चाहिए। बताइए तो अगर on कोई record बाहर आइए, से आया उसका चुनाव नाम आयोग काटो। ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं आता है? कहता क्यों नहीं है कि बांग्लादेशी वोटर है? नहीं, उसमें वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। विपक्ष भी तो ये बात नहीं कह पा रहा है कि बीजेपी कितने हैं। विपक्ष ये भी नहीं कह पा रहा है कि विपक्ष को, माफ करिएगा, अच्छा नहीं, विपक्ष का डर नहीं, सुनिए ना मेरी बात। विपक्ष को इस बात का डर है, विपक्ष को इस बात का डर है कि सीमांचल में मुस्लिम वोट ना कट जाए, वोटर ना कट जाए, ऑन रिकॉर्ड आइए। नहीं, वही डर है। ये बात विपक्ष खुल के थोड़ी कह पा रहा है। ये बताइए कि ये बात इतने मुसलमान बांग्लादेशी हैं, तो रेक्टिफिकेशन हो जाने दीजिए ना, रेक्टिफिकेशन हो जाने दीजिए ना। इसको केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करना अरे सिखाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन हो जाने दीजिए ना। मुसलमान के इलाके में बांग्लादेशी रहता है, आप मुसलमान को ये साबित मैं करेंगे ये कि कह रहा हूं कि बांग्लादेशी रेक्टिफिकेशन रहते हैं। ये नहीं चलेगा। अरे तो आप इस बात का जवाब आपको ये दीजिए। बात महाराष्ट्र रिकॉर्ड में कहनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में आपको जब नहीं, मेरा वोटर बस एक बढ़े बात गए, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए, इसका आरोप आपने लगा दिया कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र के वोटर बढ़ गए। अब जब बिहार चुनाव से पहले इसको जांचा जा रहा है कि भाई अचानक से ऐसी कोई वृद्धि नहीं हो, कट जाए, जो अवैध लोग हैं वो हट जाए, जो लोग खत्म। नहीं, ऋषि ठीक है, आपका जो कहना है मान लिया जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने महाराष्ट्र में आरोप लगाया तो आप उस गलती को बिहार में रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो मांग क्या हो रही है? यही कि आप जो रेक्टिफिकेशन आपने किया है उसको सार्वजनिक कीजिए। सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा तो सार्वजनिक हो जाएगा। अभी 25 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, उसके बाद ये होगा। और उसमें नहीं, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष
सिर्फ नीयत के आधार पर यह विरोध कर रहा है, नीति के आधार पर विरोध कर रहा है? विपक्ष बाढ़ के आधार पर ये विरोध कर रहा है, विपक्ष लूटे हुए गांवों के आधार पर ये विरोध कर रहा है, विपक्ष प्रवासी बिहारियों के आधार पर बिहारियों के आधार पर ये विरोध नहीं कर तो रहा है। उसके लिए उसने प्रावधान तो दिया है। नियत है, उसके काम का तरीका है। और 2014 के बाद से 2025 तक चुनाव आयोग के जितनी कार्य प्रणाली रही है, इसके मंशा पर सवाल उठना बेहद जरूरी है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि चुनाव आयोग सत्ता का टूल नहीं बन सकता है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक नहीं, ये तो स्थिति है। एप्रीहेंशंस है। एप्रीहेंशंस है, तो आप इसकी सफाई दीजिए ना। नहीं तो वो अगर ये दे तो रहा है आरोप कि तो आप 25 सफाई तारीख दीजिए। 25 आप तारीख तक विपक्ष को जांच सुन नहीं रहे करेंगे। हैं। विपक्ष जा रहा है आपके दरवाजे, चुनाव आयोग के दफ्तर, तो आप उसको सुन नहीं रहे हैं। अरे तो आप चुनाव बेइज्जत कर रहे हैं विपक्षी अच्छा, नेताओं को। चुनाव आप एक सरकार सेकंड, की पार्टी एक सेकंड। हैं। अभी थोड़े दिन पहले अभी दिल्ली में भी इलेक्शंस हुए थे, हम सब ने देखे थे, कवर भी किए थे। और अरविंद केजरीवाल उस वक्त पर मुख्यमंत्री पहले थे और आतिशी बन गई थी, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके ये बताया कि देखिए यहाँ पर दिल्ली में लोग रह रहे हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। अभी पिछले साल लोकसभा के इलेक्शंस हुए, मतलब कि फर्जी वोटर्स ने, जो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के वोटर, जो सोर्सेज के हवाले से आज खबर चल रही है हर जगह पे, उन्होंने लोकसभा में इलेक्शन में वोट कर दिया है। वो फर्जी वोटिंग हो चुकी है, मतलब वो फर्जी वोटिंग हो ये चुकी है। अगर इस तर्क को माना जाए तो। उसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? और जो ये म्यांमार, किसी को बांग्लादेशी सस्पेंड किया? घुसपैठिए हैं, किसी इनको पर बाहर FIR करने किया? का, रोकने का किसका काम है? ये होम मिनिस्ट्री का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है? पहले तो होम मिनिस्ट्री इसको, उसमें क्या है ना अनुराधा, कि बीजेपी और ईसीआई को एक फ्रेम में डालकर जो है आप एक इंस्टीट्यूशन की इमेज को पूरे तरीके से डेंट नहीं कर नहीं, आप सकते हैं। अनुराधा की बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं अनुराधा ने नहीं नहीं सरकार नहीं, ECI को एक और फ्रेम सुन में लीजिए डाला। और सुन लीजिए BJP और को सुन नहीं लीजिए डाला, माफ नहीं नहीं, और सुनिए ना, मैं ये अनुराधा कह ने रहा सरकार हूँ, और ECI को एक फ्रेम में डाला। यही आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी ने कहा कि एक एक मंत्री के बंगले पे 33 वोटरों का नाम जोड़ दिया गया। मैं गलत नहीं हूं, सही हूं मैं? तो अगर इस तरह की चीजों को ईसीआई जांच रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी बाढ़ है, नहीं जी पानी पड़ रहा है, और उसके बाद भी 1 अगस्त अभी 1 अगस्त को एक प्राइमरी, हमारी नॉर्मल कवायद है। ECI ने माना क्या कि विपक्ष के आरोप जो के- ये कह रहे हैं ना कि बिहार मेरी में बात बाढ़ तो है सुनो। और ये बीएलओ नहीं जा पा रहे, तो बिहार के मेरी किस बात- जिले में बाढ़ है ये भी क्या- डेटा देना क्या होगा। ऋषि जी, किस क्या जिले में बाढ़ आ ECI गई, किस अच्छा, गांव में जा नहीं पा ECI रहे, ने तो ये तो बता, किसी मेरा जिले के सवाल अभी तक बाढ़ की मेरा खबर सवाल नहीं है कि क्या बिहार ECI में। ने ये बात मानी है ऑन रिकॉर्ड कि विपक्ष ने महाराष्ट्र चुनाव पर आरोप लगाए थे, इसलिए हम ये कवायद कर रहे हैं? ECI कह रहा है कि हमारा नॉर्मल कवायद है, आप कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष के आरोपों से डरा हुआ ECI कवायद कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, नहीं, आप क्यों कह रहे हैं भाई? ये बात तो मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं रहा एक प्रोसेस को प्रोसेस से जोड़ रहा हूं। ये जैसे आप नियत तलाश रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने अलग नियत तलाश ली, आपने अब बिहार में आके नियत अलग तलाश ली, वैसे ही मैं भी नियत तलाश रहा हूं। आप ये बताइए ना कि महाराष्ट्र को लेकर इतना बवाल हो गया, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके कह देते हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम किस तरीके से ऐड किए गए, उसके बारे में हमें डिटेल्स चाहिए। उन्होंने कहा सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी रिलीज करिए और हमें पूरा डेटा दीजिए ताकि हम उस डेटा को सवाल है कि एनालाइज कर विपक्ष जो पाए। है लेकिन कोई वैध इलेक्शन मांग कमीशन करता है, अभी तक अपने चुनाव जवाबों आयोग से कोर्ट पहुंच के कहता है ये हम सेटिस्फाई नहीं नहीं कर देंगे। पाया ऑपोजिशन को। हम ये पहली रिकॉर्डिंग बात, नहीं राहुल देंगे। क्या गांधी को दिक्कत है लेटर भाई लिखते रिकॉर्डिंग हैं। देने से? नहीं, क्या रा- दिक्कत है रिकॉर्ड? जैसे इन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया ना कि राहुल गांधी पटना गए थे प्रदर्शन करने के लिए और चुनाव आयोग से समय भी लिया गया था, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं गए शिकायत करने के लिए। अरे राहुल गांधी क्यों जाएंगे दफ्तर? कांग्रेस का डेलीगेशन गया था कि नहीं गया था दफ्तर? दिल्ली में चुनाव आयोग के वहां दफ्तर समय गए- क्यों लिया वहां गया था? समय नहीं आपको- दिया गया। आप चुनाव आयोग के प्रदर्शन अफसर करने मिल के नहीं लिए रहे बिहार हैं। गए, चुनाव आप आयोग के इसको एक अफसर बड़ा मुद्दा इस बना रहे देश में थे, चुनाव आयोग लेकिन के आप अफसर शेरोशायरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग से नहीं माफ मिले। करिएगा, जो इस देश में चुनाव आयोग के पूरी अफसर, ड्राइव चला चुनाव रहा आयोग था, जैसी जो उससे आपको संस्था मिलना है, चाहिए था। उसके चुनाव आयुक्त को बढ़िया शायरी पढ़ने की से फुर्सत नहीं है, बढ़िया कवित्वपूर्ण ललित्यपूर्ण निबंध लिखने से फुर्सत नहीं है। चुनाव आयोग तथ्यात्मक बात करने में विफल है, इस बात को यहाँ रजिस्टर किया जाना चाहिए। तथ्यात्मक बात यह होती है कि आप ऑन रिकॉर्ड चीजों को बताएंगे। आप 3 बातों संशोधन कर रहे हैं अपने विज्ञापन में, आपको क्लैरिटी अपनी प्रक्रिया में नहीं है, आप सोर्सेज के हवाले से खबरें प्लान करवा रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल आम उठाए हैं। जनता की सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है। इसको आप ये ऐसे सहूलियत है। देखिए कि बारिश जिस पड़ रही है, जनता सावन में भर बारिश पड़ रही है 25 और आप जुलाई सहूलियत तक का ही ख्याल रख रहे ड्राइव हैं। चलना है, 25 जुलाई तक ही। बिहार के किन जिलों में बाढ़ है आपको ये भी बताना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा, शब्दों से बाढ़ थोड़ी आ रही है, पानी बहना होगा ना जमीन पर। कहीं पानी नहीं बह रही है अभी। और बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ सब जगह जा रहे हैं। जब अगर स्कूल सारी सरकारी संस्थाएं खुली हुई है, वहां जाने वाला सरकारी अधिकारी जा रहा है और बीएलओ उस गांव का ही है, उस पार्टी का ही है जो आपके पास जा रहा है, आपको जानकारी दे रहा है, तो वो फॉर्म क्यों नहीं? और सबमिट जो हो रहा है वो मोबाइल से ही सबमिट हो रहा है, कोई अलग
इलेक्शन कमीशन ने कोई मोबाइल सेट नहीं दिया उनको, आपके मोबाइल से ही वो सबमिट हो जा रहा है। इस प्रक्रिया में बाहर का होना कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि बाहर है तो इसलिए हो रहा है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। हाँ, जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों बार बार करेक्ट कर रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, उनको वोटर बनाया जा सके। जो आप पहले कह रहे थे किसी निर्दोष को नहीं, ये यही तर्क है कि आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हैं। जब आप किसी प्रक्रिया को शुरू करते हैं, आप एक दो लोगों का नहीं है ना, 7-8 करोड़ लोग हैं जिनको जोड़ना है आपको। एक महीने में ये ड्राइव चलानी हो सकती है, पहली बार में कुछ संशोधन किया, दूसरी बार में हमने किया, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा वोटरों को देना है, तभी तो ये ड्राइव 80% तक पहुंची है। बात ये बताइए, आप जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव चल रही है, मतलब आपका ड्राफ्ट तैयार नहीं है और आप जमीन पर उतर गए हैं कि हम ये ड्राइव चलाएंगे। आप डेली उसके अंदर अपने तब्दीलियां करते हैं। वो तेजस्वी यादव का बयान आता है कि खुद ही चुनाव आयोग को पता नहीं है कि वो किन नियमों के तहत जो है ये पूरी ड्राइव चला रहा है। और दूसरी बात, अभी तक महाराष्ट्र वाले जो बवाल हुआ है उस पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब आया नहीं है, जिससे विपक्ष के जो आरोप हैं उनको निराधार किया जा सके कि हाँ, जो विपक्ष कह रहा है ये इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। उसके बाद अब ये बात जो है कि जो अभी थोड़ी देर पहले संदीप जी भी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई उसमें ये बताया गया कि जो हमारे पास आधार कार्ड है या ईपीआईसी है उससे हमारी आइडेंटिटी प्रूफ मिलता है, हमारी नागरिकता का प्रूफ नहीं मिलता। क्या चुनाव आयोग के पास ये राइट है कि वो हमारा नागरिकता का सर्टिफिकेट देगा? यही तो विपक्ष को दिक्कत है वो कि नहीं है उसके NRC पास। backdoor और ठीक है, NRC नहीं करा नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, Backdoor इट्स टाइम टाइम NRC टाइम करा टाइम है। टाइम। संदीप नहीं, ठीक है, एक एक करके हम लोग क्लोजिंग रिमार्क, चूंकि बहुत डिस्कशन हो गए, सबके अपने अपने पॉइंटर्स हो गए हैं और किसी को लगता है कि ये होना चाहिए, किसी को नीयत पर सवाल है, किसी को नीति पे सवाल है। तो नीरज आपसे शुरू करेंगे, क्लोजिंग रिमार्क आप दीजिए 60 सेकंड के अंदर। नहीं, मेरा सीधा मानना है कि चुनाव आयोग को ये पूरी एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए और 7 जनवरी को जो उन्होंने लिस्ट जारी की थी उसे सही मानते हुए 7 करोड़ 80 लाख वोटरों का जो डाटा दिया जा रहा है उसके आधार पर चुनाव करवाया जाना चाहिए। अगर इसके बीच में जैसे वो पूरा 31 अगस्त से लेके 25 सितंबर तक का शायद वक्त है, अगर किसी को वोटिंग अपनी इसके बावजूद भी कोई आपत्ति है तो ये 3 महीने उन्हें वो आपत्तियां दर्ज करने के लिए दिए जाने चाहिए। जो 7 जनवरी की वोटिंग लिस्ट है, अभी आप सितंबर तक टाइम दीजिए लोगों को आपत्तियां दर्ज करने के लिए। जो आज आपने तारीख तय की है कि SIR के बूते पे आप 30 सितंबर को फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी करेंगे, उसी को आप SIR की वोटिंग लिस्ट को फाइनल वोटिंग लिस्ट रेक्टिफिकेशन के बाद जारी कर दीजिए। कोई बवाल नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा। मेरा कहना है कि ये पूरी कवायद जो मेरे जैसे सहमत हूँ तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांत जो है और लोकतंत्र का जो सिद्धांत दोनों के खिलाफ है। अगर एक भी व्यक्ति इस कवायद से मतदाता सूची में स्थान पाने से वंचित रह गया तो वो उसके मताधिकार पर चोट होगी और ये फंडामेंटल राइट है और इसको ECI को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये मुझे भी लगता है कि किसी भी ऐसे मतदाता को जो अब आने वाले इलेक्शंस में वोट करने वाला है उसका वोट कट गया है, उसे ये पता चलता है लास्ट मोमेंट में, ऐसा कोई वोटर रहना नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि सभी मतदाताओं के वोटिंग राइट्स उनको मिलने चाहिए, किसी का वोट कटे नहीं, क्योंकि लोगों में फिलहाल ये डर का माहौल है कि उनके वोट कट जाएंगे। आप इसे कह सकते हैं कि विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया, 1% आप कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो लोगों में इस बात को लेकर कुछ डर का माहौल है कि शायद हमारे भी वोटिंग राइट हमें ना मिले, हमारा वोट कट जाए। लेकिन ये इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि किसी का भी वोट कटे ना। इसमें मेरा मानना है कि देखिए, जो भी वोटर वैध वोटर है उसको तो ये कवायद चला के चुनाव आयोग को पूरा करना ही चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ये काम कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि इसकी दिशा और दशा बिल्कुल, नीयत एकदम साफ है चुनाव आयोग की कि वो फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये कवायद चला रही है। और इसमें ये भी तय है कि जो कह रहे हैं कि भाई, जो आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे रोक लगाई ही नहीं कि भाई आप उसने भी माना कि ये जो चल रहा है इसको चलने देना चाहिए। अब जब अगली सुनवाई होगी तो देखा जाएगा, इसका मतलब इसके होने से किसी को आपत्ति नहीं है। अब ये पहले से सोच लेना कि जो किसी का वोट काट दिया जाएगा, किसी का रह जाएगा, कोई रह जाएगा तो क्या होगा, तो पहले एक बार डेटा आ जाए उसके बाद ही होगा। लेकिन जिस तरीके से ये ड्राइव चल रही है बहुत फेयर है और अभी तक 80% लोगों का हो चुका है, तो लगता है अगले हफ्ते में वो 100% जो इनका डेटा है वो मैच कर जाएंगे ये लोग। जी देखिए,
पूरी जो ये राइड चल रही है इलेक्शन कमीशन की कितनी फेयर है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर विपक्ष के अपने सवाल हैं तो उनको भी सुना जाना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और उन सवालों को केटर करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर प्रक्रिया आगे चलती है, बंद नहीं होती है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा वैध वोटर जिसका अधिकार है अपने मतदान का प्रयोग करना, वो वंचित ना रहे। जो कन्फ्यूजन है ग्राउंड पर, जो परेशानियां परिस्थिति की वजह से आ रही, चाहे वो मौसम की मार हो या किसी भी वजह से हो, उन सबको भी केटर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसके लिए भले ही समय सीमा को बढ़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि अगली सुनवाई में इस पूरे मामले में कुछ शायद एक बेटर स्टेटमेंट के साथ शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो आए और इलेक्शन कमीशन इस पूरी प्रक्रिया को और ईजी बनाए, लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करे और तब इस प्रक्रिया को पूरा करे तो बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है ये चालू रहना चाहिए। विपक्ष को भी और विपक्ष को भी, दोनों को मिलकर इस ड्राइव को पूरा करवाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बीच में काम में बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर ये इलेक्शन कमीशन सारा काम सही कर पाएगा तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। इस ड्राइव को बिहार के अलावा दूसरे राज्यों पे भी लागू होना चाहिए ताकि ये वोटर लिस्ट और ये बाहरी का मुद्दा एक धीरे धीरे ये हर व्यक्ति वोट कर पाए, फ्री एंड फेयर कर पाए, ये काम करना, ये पूरा काम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना सबकी राय सुनी आपने, पक्ष विपक्ष की कि कौन क्या सोच रहा है। क्लोजिंग रिमार्क में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर किसी के पास जो वैध रूप से वोटिंग का अधिकार रखते हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार हो, ये ईसीआई को इंश्योर करना चाहिए। इसके साथ ही इस देश को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में घुसपैठियों की समस्या है और ये किसकी विफलता है सफलता है इस पर आप चर्चा करते रहिए, दोष मढ़ते रहिए, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसे अपने सिस्टम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि घुसपैठियों की समस्या से किस तरह से कोई देश धीरे धीरे होके पंगु बन सकता है। तो भारत अगर इस तरह के कदम उठा रहा है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। आप देख रहे थे हमारी न्यूज रूम से यह चर्चा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।